बेरूत पर नजर, तेल अवीव पर वार। क्या भड़केगी जंग या टल जाएगा संहार? ईरान ने ललकारा, इजराइल ने हुंकारा। पश्चिम एशिया के रण में अब किसने किसको घेरा? नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां चिंगारी से जंगल में आग लगने में देर नहीं लगती? क्या लेबनान के आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और तेहरान से आती खुली धमकियां इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में शांति की जो पतली डोर बची हुई है वो कभी भी टूट सकती है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त पर दखल देकर उस युद्ध को फिलहाल टाल दिया है जिसकी आहट सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही थी? क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं कि आग भी लगी हुई है और धुआं भी उठ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि अगली लपट कितनी बड़ी होगी। दरअसल कहानी की शुरुआत सिर्फ एक सैन्य अभियान से नहीं हुई, इसके पीछे महीनों से जमा हो रहा गुस्सा, अविश्वास और बदले की रणनीति है। इजराइल लगातार ये कहता रहा है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है और वो किसी भी खतरे को जड़ से खत्म करने का अधिकार रखता है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला और उसके समर्थकों का दावा है कि इजराइल युद्ध विराम का सम्मान नहीं कर रहा। ऐसे में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे एक म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, दोनों खुद को सही मानते हैं और दोनों पीछे हटने के मूड में नहीं। पिछले कुछ दिनों में लेबनान के कई इलाकों में तनाव तेजी से बढ़ा। इजरायली सेना की गतिविधियां बढ़ी, चेतावनियां जारी हुई, लोगों को इलाके खाली करने को कहा गया। बेरूत और उसके दक्षिणी उपनगरों का नाम बार बार सैन्य बयानों में आने लगा। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठने लगा कि कहीं गाजा की तरह उनका शहर भी अगले बड़े संघर्ष का केंद्र ना बन जाए। जब किसी शहर के लोग अपने घरों से निकलने की तैयारी करने लगे तब समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब ईरान सीधे मैदान में उतरता दिखाई दिया। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि अगर इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो उसका जवाब उत्तरी इजराइल में दिया जाएगा। जी हाँ, ये कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था, ये सीधा सैन्य संदेश था। मानो तेहरान कह रहा हो कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने उत्तरी इजराइल के नागरिकों तक को चेतावनी दे दी कि वो अपने इलाके खाली कर दें। ये वो भाषा होती है जो अक्सर युद्ध शुरू होने से पहले सुनाई देती है। तेहरान का संदेश साफ था, अगर बेरूत जलेगा तो तेल अवीव भी चैन से नहीं बैठेगा। यही कारण है कि इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। दुनिया भर के रणनीतिकारों ने अचानक लेबनान की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ईरान जैसा ताकत खुलकर चेतावनी दे तब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता। वहां अक्सर जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। इसके बाद IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से भी बयान आया कि लेबनान और गाजा ईरान के लिए रेड लाइन है। रेड लाइन यानी वही सीमा जिसका पार करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर ये सीमा पार हुई तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई के रूप में भी दिया जा सकता है। ये एक ऐसा संदेश था जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। ईरानी मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर हालात बिगड़े तो हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में बाधा आती है तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यानी मामला सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था का भी है। जैसे कि कहावत है ना, जब हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। यहाँ वो घास दुनिया की आम जनता है।
इधर ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने भी आग में घी डालने वाला बयान दिया है। आपको बताया, उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत रोक दी जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ युद्ध का खतरा और दूसरी तरफ कूटनीति के दरवाजे बंद होने की आशंका। हालात ऐसे बनने लगे जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। इजराइल का लेबनान में विध्वंसक हमला है। इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत की खबर है और इस हमले में मारे गए लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं तो बच्चे भी। बताया जा रहा है 5 बच्चे और 6 महिलाओं समेत 19 लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान में बड़े अटैक किए, विध्वंसक अटैक किए हैं और एक बार फिर से आम जनता को निशाना बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों का करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों को एक बार फिर से उसका रिटेलिएशन किया है। जी हां, दरअसल आयरन डोम पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की। इजरायली आयरन डोम पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। अबाबील ट्रैक ड्रोन से आयरन डोम पर घातक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। जो तस्वीरें आपके सामने आपने देखी, दरअसल ये उसी पूरे हमले की तस्वीरें और दर्शाती है कि किस तरह से भले ही इजराइल हमले कर रहा है लेकिन लेबनान या हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं। जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक की जा रही है। आखिर महाशक्ति चीन को किससे इतना डर लग रहा है? क्यों शी जिनपिंग को रेगिस्तान के बीचों बीच एक परमाणु किला बनाने की जरूरत पड़ गई? सनसनीखेज खुलासे ने हड़कंप मचा दिया। चीन न सिर्फ अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है बल्कि उन्हें दुश्मनों की नजरों से छिपाकर सुरक्षित भी रखना चाहता है। वीरान रेगिस्तान में बनाया जा रहा विशाल सैन्य ढांचा इसी खौफनाक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये, क्या शी जिनपिंग किसी बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और चीन के निशाने पर आखिर है कौन? दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला चीन अंदर ही अंदर महाविनाश की कितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा था, इसका सबूत है हामी न्यूक्लियर साइलो फील्ड। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि चीन के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा चुका है। वैसे तो चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें आज भी अमेरिका के किसी भी शहर को पल भर में राख करने की ताकत रखती हैं। लेकिन अब चीन ने अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों वाली साइलो के पास 80 से ज्यादा नए कंक्रीट लॉन्च पैड्स और बंकरों का एक पूरा जाल बिछा दिया। ये कंक्रीट पैड्स इतने विशाल है कि यहाँ चीन की मोबाइल मिसाइल लॉन्चर की फ्लीट और खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों को आसानी से तैनात किया जा सकता है। सिर्फ इतना नहीं, रेगिस्तान की इस वीरान जमीन पर विशाल सैटेलाइट डिश और 2 गगनचुंबी टावर भी देखे गए हैं।
जानकारों का माथा चकरा गया, क्योंकि ये अष्टभुजाकार संरचनाएं और टावर सीधे तौर पर C3 यानी कि कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, जो युद्ध के समय सीधे परमाणु मिसाइलों को गाइड करेंगे। इस पूरे रेगिस्तानी नेटवर्क में 3 ऑक्टागन शेप के मिलिट्री बेस मिले हैं, जिनमें से 2 को पिछले 6 सालों में पूर्वी शिनजियांग में तैयार किया गया है। लेकिन इनमें से जो उत्तरी ऑक्टागन बेस है, उसे जिनपिंग के इंजीनियरों ने बहुत ही चालाकी से 3 लेयर के चक्रव्यूह के रूप में डिजाइन किया है। इस चक्रव्यूह की पहली लेयर यानी बिल्कुल सेंटर में खड़ी है एक मुख्य कमांड बिल्डिंग, जहां बैठकर चीनी कमांडर परमाणु हमले का आदेश देंगे। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, जहां इमारतों का एक बड़ा घेरा बनाया गया है, जो मिलिट्री स्टाफ और फौजियों के रहने के लिए है। और सबसे बाहर है तीसरी लेयर, जिसका इस्तेमाल भारी मिलिट्री गाड़ियों और घातक ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स को दुश्मनों के हवाई हमलों से छिपाने के लिए किया जाएगा। इस पूरे बेस के चारों तरफ बख्तरबंद बंकर, सुरक्षित हथियार डिपो, हवाई पट्टियां और रेलवे लाइनें मौजूद हैं, जो इसे सीधे परमाणु साइलों से जोड़ती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अप्रैल और मई के महीने में इस बेस के आसपास चीनी सेना ने भारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। अब सवाल उठता है कि चीन को अचानक इस परमाणु किले की जरूरत क्यों पड़ी? चीन आखिर किस बात से डरा हुआ है? तो इसका जवाब है अमेरिका का फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहला हमला। चीन को सबसे ज्यादा डर अमेरिका से ही है। बीजिंग को अच्छी तरह मालूम है कि परमाणु शक्ति होने के बावजूद अमेरिका रूस की तुलना में उसके पास कम न्यूक्लियर वॉरहेड है। जहां रूस के पास 4300 और अमेरिका के पास तकरीबन 3700 परमाणु वॉरहेड है, वहीं चीन के पास 2024 में 500 और 2025 तक बढ़कर 600 हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। वॉशिंगटन अच्छी तरह जानता है कि अगर लेबनान में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो उसका असर सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान, यमन, इराक और पूरे क्षेत्र में कई दूसरे खिलाड़ी भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी एक्टिव हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका लगातार हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उसके बाद इजराइल बेरूत पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने ऐसा कहा कि रास्ते में जा रहे सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं और गोलीबारी बंद करने पर सहमति बन गई है। सवाल यह है कि क्या सचमुच ये सब इतना आसान है? क्या दशकों पुरानी दुश्मनी एक फोन कॉल से खत्म हो सकती है? क्या हजारों रॉकेट, सैकड़ों हवाई हमले और वर्षों की नफरत एक बयान से गायब हो जाएगी? इतिहास कहता है कि मध्य पूर्व में ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ अक्सर ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा आखिरी पल तक नहीं लगाया जा सकता। दरअसल नेतन्याहू भी भारी दबाव में है। आपको बताएं, एक तरफ उनकी घरेलू राजनीति है, दूसरी तरफ सुरक्षा का भी सवाल है। अगर वो पीछे हटते हैं तो उनके विरोधी उन्हें कमजोर बताएंगे और अगर आगे बढ़ते हैं तो पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़क सकता है। यानी स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के सामने भी चुनौती कम नहीं है।
अगर वो जवाब नहीं देता तो उसके समर्थक उसे कमजोर समझेंगे। अगर जवाब देता है तो पूरा लेबनान एक और युद्ध की चपेट में आ सकता है। यही वजह है कि दोनों पक्ष ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम आगे बढ़ाना भी जोखिम और पीछे हटना भी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी साफ कहा कि संघर्ष विराम यानी सीज फायर किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं। अगर लेबनान में उल्लंघन होता है तो उसे पूरे क्षेत्र में उल्लंघन माना जाएगा। यानी गाजा, लेबनान, यमन और इराक अब अलग अलग मोर्चे पर नहीं बल्कि एक ही बड़ी रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा बन चुके हैं। और आपको बताएं, सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो यमन के हूती भी सक्रिय हो सकते हैं। लाल सागर में तनाव बढ़ सकता है। इराक में ईरान समर्थित गुट भी मैदान में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो संघर्ष कई देशों की सीमाओं को पार कर जाएगा। तब ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि पूरे क्षेत्र का संकट बन जाएगी। आज पश्चिम एशिया की स्थिति ऐसी है जैसे बारूद के ढेर पर बैठा कोई आदमी हाथ में माचिस लिए इंतजार कर रहा है। हर बयान नई चिंता पैदा कर रही है, हर सैन्य गतिविधि नई आशंका को जन्म दे रही है और हर कूटनीतिक कोशिश ये साबित कर रही है कि हालात कितने नाजुक हैं। फिलहाल ट्रंप कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण में है। ईरान कह रहा है कि उसकी रेड लाइन पार मत करो। इजराइल अपने सुरक्षा हितों की बात कर रहा है। हिजबुल्लाह चेतावनी दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो आम लोग, जिनके घर युद्ध क्षेत्र बन सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करने वाले नेता नहीं होते, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें बेरूत, तेल अवीव, तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगली मिसाइल कहां गिरेगी। सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या फिर आखिरी वक्त पर समझदारी जीत जाएगी। क्योंकि फिलहाल हालात ऐसे हैं कि तलवारें म्यान में जरूर है, लेकिन हाथ अभी भी उनकी मूठ पर ही है। तो क्या ट्रंप ने वास्तव में युद्ध टाल दिया? क्या नेतन्याहू पीछे हटेंगे? क्या ईरान अपनी धमकियों को अमल में बदलेगा या फिर ये सिर्फ तूफान से आने वाली पहले की खामोशी? जवाब अभी भी किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम एशिया में शांति की डोर बेहद कमजोर हो चुकी है और अगर ये टूटी तो उसकी गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक सुनाई देगी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का है। और जब दाव इतना बड़ा हो तो छोटी सी गलती भी इतिहास बदल सकती है। बहरहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।